हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया। आज से 16 तारीख से फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए और 17 अप्रैल को आपकी एग्जाम हो जाएगी। नर्सिंग के भी नई जो भर्ती है वो नई भर्ती आपकी आ गई है, उसका भी 17 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों, जो लापरवाही थी उस लापरवाही को आप छोड़ दो और 2 महीने जमकर तैयारी कर लो, क्योंकि दोस्तों वही पता है ना आपको कि हमारे माँ बाप के पास इतनी अतुल धन संपदा और संपत्ति नहीं है कि वो हमें दे सके। हमारे माँ बाप के पास सिर्फ संघर्ष है जो उन्होंने हमारे ऊपर लगा रखा है। तो उनका जो संघर्ष है उसको जाया न जाने दे और आप क्या करते रहे, तैयारी करते रहें और एक दिन अपने माता पिता के आंखों के अंदर आपकी सफलता के आंसू देखो। जिस दिन आपकी माता पिता के आंखों में सफलता के आंसू होंगे, देखना वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पनामा नहर, कौन सी पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? पनामा शहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? कब दिखा ना गुरुजी और पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है दोस्तों? प्रशांत महासागर या अटलांटिक? अटलांटिक की जगह आपका अंध भी आ जाएगा दोस्तों, अंध। अटलांटिक या प्रशांत महासागर, लाल सागर या भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक, भूमध्य सागर व अटलांटिक। दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आप क्या कर दो, कमेंट कर दो कि इसका राइट आंसर क्या। सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा हुआ है। आप देख लो आपकी तैयारी कैसी है, आप इसका सही देते हो, गलत देते हो। जल्दी से आंसर दो, टाइम आपका और हो चुका है। जिसने भी प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो पनामा नहर की बात करें तो दोस्तों, पनामा नहर है दोस्तों, याद रखना। इसका निर्माण इसका किया गया था 1914 के अंदर। 1914 के अंदर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। पनामा नहर की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को क्या करती है? दक्षिणी अमेरिका को क्या करेगी? अलग। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग कौन सी करती है? तो कौन सी नहर करती है? पनामा नहर करती है। पनामा नहर है, इस पनामा नहर पर 2 बंदरगाह है। 2 इसके ऊपर क्या है? बंदरगाह इसके पश्चिम के अंदर, पश्चिम में जो बंदरगाह है उसका नाम है पनामा बंदरगाह और पूरब के अंदर जो बंदरगाह है उसका नाम है कोलोन बंदरगाह। कोलोन बंदरगाह कहां पर है? तो कोलोन बंदरगाह आपका याद रखना कहां पर है? पनामा नहर के पूरब में। तो दोस्तों, ये आपकी पनामा नहर हो गई। याद रखना, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 1914 में इसका निर्माण हुआ और पनामा नहर है ये लोक पद्धति पर आधारित है। किस पर आधारित है? लोक पद्धति पर आधारित नहर कौन सी आपकी? तो कौन सी है दोस्तों? पनामा नहर है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग कर देगी। इस पर 2 बंदरगाह है। पश्चिम में जो बंदरगाह है दोस्तों वो आपका कौन सा है? तो पनामा बंदरगाह है। पूर्व में जो बंदरगाह है दोस्तों वो आपका कौन सा बंदरगाह होगा? तो कोलोन बंदरगाह होगा। ये आपकी कौन सी हो गई? पनामा नहर। बात करें दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली, तो इसको जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज नहर आपकी इनको क्या करती है? जोड़ती है। तो याद रखना दोस्तों कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? स्वेज नहर। स्वेज नहर की मैं बात करूं तो दोस्तों, स्वेज नहर है मिस्र के अधीन है। कहां पर है? मिस्र के अधीन है। याद रखना, स्वेज नहर 1869 के अंदर इसका निर्माण किया गया और 1956 के अंदर इसका क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो याद रखना, स्वेज नहर जिसकी लंबाई लगभग 162 किलोमीटर है, मिस्र देश के अधीन है। 1869 में इसका निर्माण किया गया। 1956 में देश को इसको क्या कर दिया गया था? समर्पित कर दिया गया था। और स्वेज नहर है दोस्तों, याद रखना, ये स्वेज नहर, इसका वास्तुकार कौन था? तो स्वेज नहर का वास्तुकार की हम बात करें तो इसका वास्तुकार था फर्डिनेंड डी लासेम। फर्डिनेंड डी लासेम इसका क्या था दोस्तों?
वास्तुकार था। जल्दी से लिखते जाओ साथ साथ में। अब 2 महीने ही बच्चे हमारे पास, कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी साथ में कॉपी पेंसिल रखो और लिखते जाओ, नोट करते जाओ। फिर प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली कौन सी है? तो याद रखना, प्रशांत महासागर और आर्कटिक सागर को जोड़ने वाली आपकी है बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि क्या करती है? तो बेरिंग जल संधि आपका क्या करती है? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। और बेरिंग जल संधि आपकी क्या करेगी? जो आपका एशिया महाद्वीप है, कौन सा? एशिया। एशिया को उत्तरी अमेरिका से क्या करेगी? उत्तरी अमेरिका से दोस्तों क्या कर देगी? अलग कर देगी। उत्तरी अमेरिका से आपका क्या कर देगी? अलग कर देगी। कौन सी? आपकी बेरिंग जल संधि। बात करें भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो याद रखना, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि का काम क्या है? तो जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है? क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो याद रखना कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है? आपका अफ्रीका को यूरोप से क्या करती है? यूरोप से अलग। तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि है, इसको भूमध्य सागर की क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की इसको क्या कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखना, भूमध्य सागर की जो आपकी भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपकी जिब्राल्टर जल संधि को। यह था आपका पहला क्वेश्चन। काफी इसके अंदर आपके 8-10 क्वेश्चन कवर हुए हैं, वो सब के सब आप लिख लेना। क्वेश्चन कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं कि पनामा नहर की को जोड़ती है। ये क्वेश्चन स्वेज नहर से भी आ जाएगा, क्वेश्चन बेरिंग जल संधि से भी आ जाएगा, क्वेश्चन जिब्राल्टर जल संधि से भी आ जाएगा। आएगा नहीं, आया हुआ है दोस्तों। तो याद रखना कि पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर या अन्य महासागर को जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर, प्रशांत व आर्कटिक को कौन सी जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। भूमध्य सागर और अटलांटिक को कौन सी जोड़ेगी? जिब्राल्टर जल संधि। जो अफ्रीका का शहर है मोरक्को और यूरोप का स्पेन, मोरक्को और स्पेन को अलग कौन कर देगी? तो अलग कौन करती है? याद रखना, जिब्राल्टर जल संधि। और भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो आपके सामने किसको कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। समझ में आ गया होगा। चले आगे। साफ को नहीं है आप लोग तो आ रहे हो ना? अरे टना आ रहे हो ना? साफ आ रहे हो ना? आप लोग आ रहे हो साफ। रो मत है, साफ को नहीं कह रहे। अयोध्या मंदिर, अयोध्या मंदिर। राम सिया राम, जय सिया राम। अयोध्या मंदिर के वास्तुकार कौन है? में है, जल्दी सी बताओ। बामिल पटेल है, चंद्रकांत सोमपुरा है, या राम सुतार है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी सी ऑप्शन बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन सा होगा? अयोध्या मंदिर की बात करें तो अयोध्या मंदिर की किसका? भगवान राम का। और अयोध्या मंदिर किस नदी पर है? तो याद रखना, सरयू नदी पर है। किस नदी पर है? सरयू नदी के ऊपर है। अयोध्या कहां पर है? तो यूपी के अंदर। अयोध्या मंदिर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। किसका है? भगवान राम का मंदिर है। और याद रखना, इसका वास्तुकार कौन है? जल्दी सी बताओ, इसका वास्तुकार कौन होगा? बामिल पटेल होगा, चंद्रकांता नहीं होगा, चंद्रकांति होगा, राम सुतार। चंद्रकांता तो साउथ की फिल्मों के अंदर चुड़ैल आती है, चुड़ैल चंद्रकांता, ये नहीं होगा। चंद्रकांत सोमपुरा, राम सुतार। तो जिसने भी दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बामिल पटेल की हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो याद रखना, नई जो आपकी संसद भवन का डिजाइनर, नई संसद भवन का डिजाइनर कौन है? तो बामिल पटेल। जनवरी 2023 आरवी भर्ती के अंदर पूछ लिया गया है कि नई संसद भवन का डिजाइनर कौन है? आपके सामने बामिल पटेल। दिन दूर नहीं है, चंद्रकांत सोमपुरा और राम सुतार को भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका को देखने के लिए मिलेगा। चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के, राम सुतार आपके किसके वास्तुकार है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो राम सुतार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 2-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं। आ जाए, स्थित कहां पर है? तो स्थित याद रखना नर्मदा जिला। कौन सा गुरुजी? नर्मदा जिला। नर्मदा जिला कहां पर है? गुजरात। किस नदी पर है? तो नदी कौन सी होगी आपकी? नर्मदा नदी होगी दोस्तों। कौन सी होगी? नर्मदा नदी होगी। उसके बाद बात करें कि जो आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किसकी प्रतिमा है? तो सरदार पटेल की प्रतिमा है। सरदार पटेल, जिसको भारत का लौह पुरुष, लौह पुरुष किसे कहा जाता है भारत का? तो किसे कहा जाता है? सरदार पटेल की प्रतिमा है। और याद रखना दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो यही है दोस्तों, कितनी? 182 मीटर या 597 फीट। रह जाएगा यार दोस्तों, पूरा का पूरा बता दिया। अब भी क्वेश्चन गलत करके आओगे तो आपकी गलती है। जो अब मैं मॉडल पेपर आपको करवा रहा हूं उनको आप रट लेना, जीके में आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। आपको टांटिया ब्रांड कर दूंगा, टेंशन फ्री रहो आप। और यदि नहीं पढ़ रहे हो तो गलती आपकी है दोस्तों। याद रखना, जिंदगी है ये बार बार मौके नहीं देगी, ये सिर्फ एक बार मौका देगी। और एक बार यदि आपने मौका हाथ से जाने दिया तो ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है कि हमें हर मोड़ के ऊपर बार बार मौके मिलेंगे। याद रखना, फिल्मों में क्या होता है? हीरोइन है या हीरो है, बाकी थोड़ी सी ठोकर लागे तो बे क्या करी? या हीरोइन का लागे तो भाई हीरो की बाह में जाके गिरे, और हीरा का लागे ठोकर तो वो हीरोइन की बाह में जाके गिरे। लेकिन अपनी जिंदगी में क्या है? अपनी जिंदगी में ठोकर लागेगी तो कोई जाके नाला में लगो, कोई को मुंडो मट्टी में जागो, कोई गल्ला को खंबा गया माइन। तो अपनी जिंदगी ये नहीं है फिल्मी स्टोरी जैसी, मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। और तैयार बैठे रहो, जब बिल्ली तैयार बैठी रहे ना, घर काठी उठी ना लिया और दूध के ऊपर झपट, तो उसी प्रकार झपट आपको सिलेक्शन के लिए आपको एक सीट खोजनी पड़ेगी। भीड़ बहुत आएगी दोस्तों। 17.5 से 21 साल के सब युवा हैं, इस बार फॉर्म भरेंगे। तो तैयारी है ना, तैयारी इतनी खतरनाक करो। वो कहते हैं ना कि जब भरोसा खुद पर हो तो हारने का तो डर ही पैदा नहीं होता। तो भरोसा खुद के ऊपर रखो। पेपर क्लियर कैसे नहीं होगा देखते हैं, करेंगे पेपर की इतनी औकात है कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में मतदान मतलब वोट करने की आयु कितनी है? अब कितना साल का थे हो जाओ भी का बाद में थे वोट दे की आस को हो, बटन दबा की आस को हो। तो आपको मतदान की आपकी न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी होती है गुरुजी भारत में मतदान की न्यूनतम आयु? बताओ जल्दी सी, ये तो बता दो। है 18। बिल्कुल, सर को भी पता है कितनी होगी। तो कितनी होगी? 18 साल होगी। मतदान की आयु कितनी होगी? 18 साल होगी। और याद रखना 61वां आपका क्या हुआ था? संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? जल्दी सी कमेंट करो। संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 के अंदर हुआ था। उस संविधान संशोधन में क्या किया गया था? जल्दी सी कमेंट करो। 21 वर्ष जो मतदान की आयु थी, इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया। अब जल्दी बताओ 61वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री ने किया? तो किसने किया था? राजीव गांधी। किसने किया था? राजीव गांधी के द्वारा किया गया। जो सबसे युवा हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री। सबसे युवा भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो कौन थे? राजीव गांधी थे। समझ रहे हो ना कि 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? 21 वर्ष थी पहले। कितनी थी? आपके सामने है 21 वर्ष थी। अब कितनी हो गई? 18 वर्ष। कब हुई? 1989 के अंदर। 89 से पहले कितनी थी? 21 साल। और किसने की? तो राजीव गांधी के द्वारा की गई। और राजीव गांधी भारत के सबसे युवा आपके क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। क्लियर? चलें आगे। कमेंट है ना, आपका ऊपर ध्यान दो कम और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। कमेंट थारी अठे रहेंगी, नौकरी लाग जाओगा। कमेंट करना ही कोना कन बेट की बात करना ही आ जाएगी। और यदि नौकरी नहीं लगा ना तो कोई कमेंट करोगे भी को ऊपर कोई फूलचंद फूफो बनेड़ो छोरी बनेड़ो बैठे रहो और वो देखो गोली था नहीं। यदि नौकरी लागा तो कल बैठेगी, बात भी करेगी, डंगू रोटी भी खा लेगी, हालचाल भी पूछेगी। सो क्यों करेगी? नहीं तो भैया कोई गिलो नहीं है, देख लो। तो यहाँ पर आओ,
ध्यान दो पढ़ाई पर। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, भारत में पहली प्राइवेट ट्रेन आपके सामने है, विवेक एक्सप्रेस थी। तेजस गली नहीं है, ये गतिमान है, गतिमान, गतिमान एक्सप्रेस और कोई नहीं। तो गतिमान एक्सप्रेस है आपकी, विवेक एक्सप्रेस होगी, तेजस होगी। जल्दी से कमेंट करो कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, गुरुजी बता दो, है आउट ऑफ सिलेबस। ओके, तो जिसने भी वह बताया दोस्तों उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिसने भी तेजस बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तेजस दोस्तों दिल्ली से शुरू होती है, दिल्ली से शुरू होती है, कहां तक जाएगी, लखनऊ तक। कहां तक जाएगी गुरुजी, लखनऊ तक। विवेक एक्सप्रेस तो याद रखना दोस्तों सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है आपकी, तो कौन सी है दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस है। उसके बाद गतिमान एक्सप्रेस है, तो दोस्तों ये सबसे तेज चलने वाली, सबसे तेज चलने वाली कौन सी है, तो सबसे तेज चलने वाली कौन सी है आपकी, गतिमान। इसको ट्रेन 18 या वंदे भारत भी कहा जाता है। ये रहा दोस्तों आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। विवेक एक्सप्रेस सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी, तेजस दिल्ली से लखनऊ भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली आपकी कौन सी है, तो कौन सी है, गतिमान एक्सप्रेस। समझ में आ गया। एक बार साथ में इसको क्या नोट करते रहना दोस्तों। फिर अगला चंद्रयान मिशन फेस्ट, आ जा रहा ऊपर, आ जा मेरी यार, यहाँ कितने कर लो यार, छोड़ लो तो हाथ हो जाए। मैं माफी चाहता हूं, माफी क्यों चाहते हो, किससे माफी वो की काम कर दिया। चंद्रयान मिशन फेस्ट कब लॉन्च हुआ, चंद्रयान मिशन फेस्ट कब लॉन्च हुआ दोस्तों, आपके सामने है 2019, 2013, 2008 और कोई नहीं। 3 ऑप्शन है आपके पास। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ दोस्तों, 2019, 13 और 8। याद रखना चंद्रयान प्रथम पूछ रहा है, तो चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था, 2008 के अंदर। 2013 के अंदर मंगलयान भेजा, और भारत पहला देश था जिसने पहले प्रयास में यान भेजा। पहले प्रयास में यान भेजने वाला पहला देश अपना भारत, मेरा देश है महान। भारत ने भेजा कहां पर, मंगल यानी मार्स के ऊपर सबसे पहले यान। पहले प्रयास में सफल यान किसने भेजा, तो याद रखना किसने भेजा, अपने देश से भारत ने भेजा दोस्तों। कहां से भेजा था, तो याद रखना श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। कहां पर है दोस्तों ये, तो यह है श्रीहरिकोटा। साथ में लिखते जाओ, श्रीहरिकोटा कहां पर पड़ता है आपका, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर आपका सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, वहां से भेजा गया। 2019 के अंदर दोस्तों याद रखना चंद्रयान सेकंड भेजा गया। चंद्रयान सेकंड कब भेजा गया, तो दोस्तों कब भेजा गया, 2019 में, जो चंद्रमा के दक्षिण भाग पर पहुंचने से कुछ ही दूरी पर पहले क्या हो गया था, उसका संपर्क छूट गया था। यदि वो सफल होता तो चंद्रमा के दक्षिण में यान भेजने वाला पहला देश भी कौन बन जाता, भारत बन जाता। इस टाइम पर इसरो प्रमुख कौन थे, के शिवन थे दोस्तों, याद रखो। ठीक है, रह जाएगा 2008 में पहला चंद्रयान मिशन, 13 के अंदर मंगलयान भेजा, 2019 के अंदर चंद्रयान द्वितीय भेजा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चाल मेरी यार ऊपर में जाने देगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया दोस्तों, आपके सामने है कि महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहां पर देता है। आपके सामने है पावापुरी, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। दोस्तों जल्दी से ऑप्शन, जल्दी सी काफी बार पढ़ चुके हो महात्मा बुद्ध को, और महात्मा बुद्ध और जैन धर्म से क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आएगा, रट लेना दोनों टॉपिकों को।
पावापुरी में दिया था, सारनाथ में दिया था, श्रावस्ती में दिया था या कुशीनगर में दिया था? जल्दी सी ऑप्शन आपके सामने है, कर दो कमेंट, सही कौन सा होगा। तो जिसने भी सारनाथ का दूसरा नाम देखने को मिलेगा ऋषिपट्टनम, ये देख ऋषिपट्टनम देखने को मिले तो वो क्या कर दोगे, सही कर दोगे। बात करें पावापुरी के अंदर तो यहाँ पर महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी पहला उपदेश कहां पर देते हैं? पहला उपदेश तो महावीर स्वामी पहला उपदेश कहां पर देते हैं? पावापुरी में। और किस भाषा में था? तो याद रखना दोस्तों, किस में था? प्राकृत भाषा के अंदर। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश देते हैं तो इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। किस भाषा में देंगे ये दोस्तों? किस में देंगे? पाली भाषा में। श्रावस्ती की बात करूं दोस्तों तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? सर्वाधिक उपदेश दिए। तो सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर देंगे? श्रावस्ती में देंगे। नोट लगा के याद रखना दोस्तों, कौशाम्बी क्षेत्र था, कौशाम्बी के अंदर ब्राह्मण ज्यादा थे और ब्राह्मणों के डर के कारण कौशाम्बी में बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया। बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया, देश नहीं दिया। कहां पर? कौशाम्बी में। कारण क्योंकि वहां पर ब्राह्मणों की संख्या क्या थी दोस्तों? ज्यादा थी। तो याद रखना वहां पर ये उपदेश नहीं देंगे। कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु होती है। कुशीनगर में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो रह जाएगा महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ या ऋषिपट्टनम। फिर श्रावस्ती में सबसे ज्यादा, पावापुरी में महावीर स्वामी ने दिया था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। कहां पर नहीं देंगे? तो कौशाम्बी के अंदर नहीं देंगे। रह जाएगा याद दोस्तों, आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से। और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? आपके सामने है। कौन था? बिंबिसार था, शिशुनाग था, महापद्मानंद था या चंद्रगुप्त मौर्य था? दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी कमेंट, कौन था? तो याद रखना हर्यक वंश का संस्थापक जिसने भी बताया है बिंबिसार, उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हर्यक वंश है। इसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी दोस्तों? राजधानी इसकी कौन सी थी? राजगृह। राजगृह नाम मिलेगा, राजगृह नाम नहीं मिलेगा तो दूसरा नाम मिलता है गिरिब्रज। कौन सा मिलता है? गिरिब्रज। तो याद रखना कि मगध साम्राज्य का पहला वंश हर्यक वंश की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। और याद रखना बिंबिसार इसका क्या था? संस्थापक। शिशुनाग की बात करें तो याद रखना इनकी कौन सी थी? नाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने। इनकी राजधानी की बात करूं मैं, राजधानी इनकी कौन सी थी? वैशाली थी दोस्तों। इनकी राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी। महापद्मानंद, इन्होंने दोस्तों नंदवंश की क्या की थी? नंदवंश की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। और याद रखना नंदवंश है उसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक इसका था घनानंद। कौन था? घनानंद इसका अंतिम शासक था। और इसी घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा? मौर्य साम्राज्य की क्या कर देगा? साम्राज्य की स्थापना। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाएगी। और याद रखना मौर्य साम्राज्य सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। सबसे प्राचीन आपका वंश कौन सा माना जाता है? तो मौर्य वंश माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य पहला राष्ट्रीय राजा आपका कौन था? पहला राष्ट्रीय राजा आपका कौन बना था? तो कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य बना था। याद रखना कौन सा धर्म अपनाता है? तो ये अपने जीवन के अंतिम दिनों के अंदर कौन सा धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म में एक विधि आती है संथारा विधि से इन्होंने क्या किया था? जगह है श्रवण बेलगोला। ये पड़ती है आपकी कहां पर? कर्नाटक में दोस्तों। कर्नाटक के अंदर वहां पर इन्होंने अपने क्या कर दिए थे? प्राण त्याग दिए थे। संथारा विधि क्या होती है? जिसमें अन्न जल का त्याग करके मृत्यु को वरण होते हैं, उसको बोलते हैं संथारा विधि। और इसी से इन्होंने अपने क्या प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों रह जाएगा कि मगध साम्राज्य का पहला वंश हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार। राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह या गिरिब्रज। फिर नागवंश का संस्थापक शिशुनाग, राजधानी इनकी वैशाली थी।
नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद, अंतिम घनानंद। घनानंद को कौन हराएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना, सबसे प्राचीन वंश आपका कौन सा है? मौर्य वंश है। याद रखना किस धर्म से था? तो किस धर्म से था? जैन धर्म से। पहला राष्ट्रीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य। और मृत्यु संथारा विधि से होती है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक दक्षिण भारत में जैन धर्म का आपका क्या है? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रह जाएगा दोस्तों, याद रह जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला क्वेश्चन। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? आपके सामने भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? आपके सामने है नाम, इप्सा, ब्रिक्स, G7। जल्दी सी ऑप्शन आपके सामने, जल्दी सी आंसर कर दो, जल्दी सी आंसर कर दो कि निम्न में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? नाम, इप्सा, ब्रिक्स और G7। तो जिसने भी G7 बताया उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नाम का भारत सदस्य है, याद रखना। नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961, बेलग्रेड। संस्थापक नासिर टिंटो और नेहरू। नाम क्या है? तो नाम आपका विकासशील देशों का समूह रह जाएगा कि गुट नाम का भारत सदस्य है, याद रखना। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 बेलग्रेड में पहला सम्मेलन। फर्स्ट सम्मेलन इसका कहां पर हुआ? फर्स्ट सम्मेलन। तो फर्स्ट सम्मेलन इसका कहां पर हुआ? बेलग्रेड में। संस्थापक नासिर टिंटो और नेहरू। विकासशील देशों का ये समूह है। इप्सा की बात करें हम, इप्सा, तो इप्सा है दोस्तों, याद रखना इसकी स्थापना 2003। इप्सा में आई से होगा आपका इंडिया, बी से आपका होगा दोस्तों ब्राजील, और साउथ अफ्रीका से दोस्तों आपका ऐसे से होगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो इसके अंदर सदस्य देश कौन कितने हैं? 3 इसके अंदर सदस्य देश है। ब्रिक्स की बात करें दोस्तों तो ब्रिक्स है इसकी स्थापना इसकी कब हुई थी? 2009 के अंदर। फिर हम बात करें ब्रिक्स की, बी से ब्राजील, आर से हो जाएगा आपका रूस, आई से इसका कौन हो जाएगा? इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। तो इसके सदस्य देश कितने हैं? 5 सदस्य देश हैं। इसके कितने देश हैं? 5 सदस्य देश हैं आपके सामने है। बी से ब्राजील, आर से आपका रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से आपका क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका कि किसका नहीं है, तो G7 का नहीं है। नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 बेलग्रेड में पहला सम्मेलन। संस्थापक नासिर टिंटो नेहरू क्या है? विकासशील देशों का समूह है। इप्सा के स्थापना 2003 में। सदस्य देश 3, कितना? 3। कौन कौन सा? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की बात करें स्थापना 2009 के अंदर हुई दोस्तों, और याद रखना सदस्य देश 5। क्वेश्चन आ गया निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो यहां पर देख लेना, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। एक बार कमेंट क्या को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलना बात। फिर दोस्तों गोल्डमैन पुरस्कार का संबंध किससे है? गोल्डमैन पुरस्कार का संबंध किससे है दोस्तों? ये आर्मी, और आर्मी के अंदर आपकी जो परीक्षा हुई थी
2021। जिस टाइम पेपर एक बार क्या हो गया था, आउट हो गया था, उस टाइम जब दोबारा पेपर हुआ था उस टाइम पर ये एग्जाम में आया था। गोल्डमैन पुरस्कार का संबंध किससे? गणित से, विज्ञान से, पर्यावरण संरक्षण और पत्रकारिता। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसमें। इसमें जिसने भी पर्यावरण संरक्षण दिया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गोल्डमैन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो दोस्तों किससे? पर्यावरण संरक्षण से। गणित है एबल पुरस्कार। क्वेश्चन आ जाए आपका कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित। याद रखना, कलिंग पुरस्कार आपसे पूछ ले कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। कौन देता है? यूनेस्को देता है। कौन देता है? यूनेस्को देता है। यूनेस्को, यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर याद रखना काफी बार पूछते हैं आपके, पेरिस से, फ्रांस के अंदर। कहां पर? पेरिस, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताओ भाई कमेंट करके, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिया जाता है क्या पुरस्कार? अरे बताओ तो। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उसमें एक आपके क्या हो जाएगा? पत्रकारिता हो जाएगा। तो ले लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चला आगे। जलियांवाला बाग आंदोलन के समय भारत का नहीं सॉरी, पंजाब का गवर्नर कौन था जिसने वहां पर गोलियां चलाने का क्या दिया था? आदेश दिया था। ये भी आपका 2021 में। जलियांवाला बाग आंदोलन के समय गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों यहां पर लिख देता हूं मैं, में आपके पास होगा सैंडर्स और द के अंदर आपके पास है नीचे इरविन। मैं लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसमें? डायर ने दिया था, हंटर ने दिया था, सैंडर्स ने दिया था या इरविन ने दिया था? जल्दी से करो, आंसर बताओ इसका। तो जिसने भी क्या किया, डायर किया, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कब की है दोस्तों? 13 अप्रैल 1919, वैसाखी का दिन। वैसाखी का आपका क्या था? दिन था। वैसाखी का दिन था। जगह कौन सी थी? जलियांवाला बाग, जो आपका कहां पर पड़ता है? अमृतसर के अंदर पड़ता है। अमृतसर पंजाब के अंदर पड़ता है। यहां पर लोग क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। सभा के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश कौन देता है? यहाँ पर आपकी क्या चल रही थी? सभा चल रही थी, और इस सभा के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश कौन देता है? तो गोलियां चलाने का आदेश कौन देता है आपका? तो डायर के द्वारा गोलियां चलाने का क्या दिया गया? आदेश दिया गया। होता क्या है कि 13, इससे पहले क्या होता है, जब रोलेक्ट एक्ट आया था 18 मार्च 1919 को, उसको काला कानून कहा गया। किसी भी भारतीय को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर अनिश्चित समय के लिए जेल में डाल देंगे। तो अनिश्चित समय के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। उसका विरोध पंजाब के 2 नेताओं ने किया था। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, एक सत्यपाल मलिक। इनके द्वारा क्या किया गया? उसका विरोध किया गया। विरोध किया जाता है तो इनको गिरफ्तार किया गया। दोनों को गिरफ्तार कर धर्मशाला जेल आपकी कहां पर है? धर्मशाला जेल आपकी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। वहां पर इन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। फिर होता क्या? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक स्थान पर लोग एकत्रित होते हैं, शांतिपूर्वक सभा करते हैं, और इन शांतिपूर्वक सभा के ऊपर गोलियां कौन चलाता है? डायर। और ये डायर की हत्या 1940 के अंदर कौन कर सकता है? उधम सिंह जाकर ब्रिटेन जाकर इसकी क्या करता है? हत्या करता है। हंटर, तो याद रखना, जो आपका जलियांवाला बाग आंदोलन करो। जलियांवाला बाग आंदोलन की जांच हेतु बनाई गई समिति। तो जांच हेतु कौन सी समिति? हंटर समिति। सैंडर्स याद रखना आपका लालाजी पर प्रहार करता है। कहां पर? लाहौर के अंदर।
कब करता है? 1928 में, इस टाइम पर। फिर इरविन याद रखना 5 मार्च 1931। गांधी और इरविन क्या हुआ था? इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? एग्जाम में आता है तो कब हुआ था आपका? 5 मार्च 1931। रह जाएगा याद कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। सैंडर्स लाला लाजपत राय के ऊपर क्या करता है? लाठियों का प्रहार करता है। साइमन कमीशन जब आया था उस टाइम पर। फिर जलियांवाला बाग आंदोलन की जांच है तो कौन सी कमेटी बैठाई गई? हंटर कमेटी। डायर, तो डायर गोलियां चलवाई थी किस पर? जलियांवाला बाग के अंदर जो सभा कर रहे थे उस शांतिपूर्वक सभा के ऊपर। हुआ कब था ये? 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन। और डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। रामेश्वरम मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? आपके सामने कि रामेश्वरम मंदिर कहां पर स्थित है? रामेश्वरम मंदिर कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। रामेश्वरम मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। जल्दी से बताओ कि रामेश्वरम मंदिर कहां पर स्थित है? जिसने भी तमिलनाडु बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें ओडिशा की तो ओडिशा के अंदर आपका लिंगराज मंदिर कहां पर है? ओडिशा के अंदर। फिर आपका ब्लैक पेगोडा या सूर्य मंदिर आपका कहां पर है? ओडिशा के अंदर। फिर सूर्य मंदिर हो गया। फिर आपका जगन्नाथ पुरी मंदिर आपका कहां पर है? तो कहां पर है? ओडिशा के अंदर। और याद रखना जगन्नाथ पुरी के अंदर जगन्नाथ की याद के अंदर क्या करते हैं? रथ यात्रा निकालते हैं। यानी ओडिशा में पूरी त्योहार पर किसकी याद में रथ यात्रा निकालते हैं? जगन्नाथ की। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर आपका बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर है। नोट लगा के याद रखना, कभी आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया के अंदर। किसका? विष्णु जी का। किसका है? विष्णु जी का। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका एक तो वैष्णो देवी और उसके बाद आपका अमरनाथ। कहां पर है मंदिर? जम्मू कश्मीर। रह जाएगा रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु, ओडिशा में लिंगराज मंदिर, ब्लैक पेगोडा, सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर। फिर उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी और अमरनाथ। अमरनाथ की गुफा दे तो अमरनाथ की गुफा भी कहां पर आती है? गुफा भी कहां पर है? यहीं पर जम्मू एंड कश्मीर में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज मिस प्रिंट क्या कर रही है भाई टाइप में? दलीप, ये दोस्तों दलीप है। दलीप बनर्जी का संबंध किस खेल से है? ये भी दोस्तों आपका मार्च 2021 के अंदर आया था कि दलीप बनर्जी का संबंध किससे है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? फुटबॉल। क्रिकेट के अंदर दोस्तों तो लगभग आते हैं, या तो आता है आपका विराट कोहली, या लगभग आता है सचिन, या आपका कपिल देव आ जाएगा, या आपका धोनी आ जाता है, या आपका सुनील गावस्कर। हॉकी के अंदर आपका दोस्तों कौन आता है? धनराज पिल्ले, सरदार सिंह, मनप्रीत सिंह, संदीप सिंह। लगभग यही आपके आते हैं। फुटबॉल के अंदर दोस्तों आपका कौन आता है? फुटबॉल के अंदर पहले नहीं आएगा तो आपका भारत के अंदर सुनील छेत्री नहीं है।
मिलता है तो आपको मिलता है वहां पर मेसी, मेसी कर दोगे आप, रोनाल्डो कर दोगे, नेमार कर दोगे आप, एम्बापे कर दोगे। तो इनका संबंध किससे है? फुटबॉल से। कुश्ती के अंदर विनेश फोगाट से, विनेश फोगाट, फोगाट से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। बजरंग पूनिया आपका, पूनिया, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, रवि दहिया, योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त के बाद में आपका रवि दहिया आ ही गया, योगेश, सुशील कुमार, ये रहा दोस्तों। एक बार इनको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, फिर आगे चलते हैं। ये प्रमुख खिलाड़ियों से संबंधित हो गए आपके। पहले सुनील छेत्री, मेसी, रोनाल्डो, नेमार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही दिखाई तो दे रहा है। बस आपको क्या करना है, लिखना है बस। तो फुटबॉल से संबंधित दलीप बनर्जी, ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर लिखते रहना। देखो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 साल चाहिए, 30 चाहिए, 35 चाहिए या 21 चाहिए? जल्दी से करो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। तो जिसने भी 25 बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आ जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, सभा का सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए, तो उसका सदस्य बनने के लिए भी कितनी चाहिए, 25 चाहिए। फिर 30 आ जाए तो याद रखना राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम कितनी चाहिए, 30। 35 याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति बनना है आपको तो राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए, 35 साल। याद रखना आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो उपराष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए, 35 चाहिए। राज्यपाल के लिए कितनी चाहिए, तो राज्यपाल के लिए आपको कितनी चाहिए, 35। 21 किसके लिए चाहिए, सरपंच के लिए, सरपंच, सरपंच के लिए कितनी चाहिए, 21। 25 साल। मुख्यमंत्री के लिए भी कितनी चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए भी आपको कितनी चाहिए, 25। एक बार स्क्रीनशॉट ले दो, काफी बार एग्जाम में आता है कि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु किसकी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पूछे 35 साल, राज्यसभा का सदस्य पूछे 30 साल, सरपंच 21 साल, लोकसभा का सदस्य या मुख्यमंत्री पूछे तो कितनी, 25 साल। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हुआ होगा? ये डायरेक्ट मैं बता देता हूं कौन सा है, कमल। राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। याद रखना कमल। नीलंबो, न्यूसीफेरा, गार्ड। ये अपना राष्ट्रीय क्या हो गया, फूल हो गया। अपना राष्ट्रीय फल कौन सा है, आ जाए तो अपना कौन सा है, आम। मैरी फिगेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालिसिस। अपना राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। मोरिया अच्छो बोले ढलती रात में। राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर पंख ने पीछे गाल की गढ़ाई, आभार हनुमान जी बने रहा। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथरा टाइग्रिस लिनियास। कब
1972। नोट याद रखना, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। राष्ट्रीय फल हो गया आम, राष्ट्रीय वृक्ष हो गया बरगद, राष्ट्रीय पक्षी हो गया मोर, राष्ट्रीय पशु हो गया बाघ, राष्ट्रीय फूल आपका कौन सा हो गया? कमल। राष्ट्रीय विरासत पशु, पशु कौन सा? तो राष्ट्रीय विरासत पशु आपका हाथी, एलिफास इंडिका। राष्ट्रीय जलचर, राष्ट्रीय जलचर लिख लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आता है। जलचर गंगा, डॉल्फिन, प्लाटिनिस्टा, गैंगटेक। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर रखो, और ये इनके वैज्ञानिक नाम और राष्ट्रीय अपने जो वृक्ष पक्षी पशु सब आपके सामने हैं, तो याद रख लेना एक बार इनको। रह जाएगा राष्ट्रीय फल आम, मेनिफिगेरा इंडिका, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, फाइकस बेंगालिसिस, राष्ट्रीय पक्षी मोर, पाओ क्रिस्टेटस, राष्ट्रीय पशु बाघ, पेंथरा टाइग्रिस लिनियास। 1972 में बनाया गया टाइगर प्रोजेक्ट, 73 में शुरुआत। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, एलिफास इंडिका, राष्ट्रीय जलचर गंगा डॉल्फिन, प्लाटिनिस्टा गैंगटेक। ओके, चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, पोप का शहर किसे कहते हैं? पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो पोप का शहर किसे कहा जाता है आपके सामने है, नॉर्वे, डेनमार्क, रोम और म्यांमार। तो दोस्तों जिसने भी रोम बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहां पर है? इटली। तो पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम को पोप का शहर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आ गया। नॉर्वे आ जाए तो याद रखना मध्य रात्रि, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। डेनमार्क को विश्व की दुग्ध डेयरी किसे कहते हैं? तो विश्व की दुग्ध डेयरी डेनमार्क। म्यांमार को स्वर्ण पेगोडों का देश किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? म्यांमार को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और क्लास डेली 8:30 बजे ज्वाइन कर लिया करो। 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद आराम से एंजॉय करना, सब कुछ करना। 2 महीने सब कुछ भूल जाओ, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। मिलते हैं कल 8:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।